बच्चों, हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु P पर ज्ञात करी थी। यह आवेश कैसे थे? असतत थे, यानी कि आवेश के समूह के कारण भी हमने ज्ञात करी थी। अब मैं कहता हूं कि अगर सतत आवेश वितरण यानी कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है तो मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालूं। तो हमने आवेश वितरण के प्रकार भी पढ़े थे, रेखीय आवेश वितरण। तो उस वाले केस में कैसे निकालूं मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इसी चीज को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, ये चीज बहुत आसान है कैलकुलेट करना अगर सब कुछ समझ में आया। देखो बच्चे, जैसे कि आपका ये एक निर्देशांक तंत्र है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसमें एक तार है और इस तार के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। बच्चों, इसी तार के कारण मैं किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहता हूं। कैसे देखूं? अब मेरे को जो सूत्र पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा, वो बराबर होता है के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। आसान चीज है। या इसे और भी क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कैसे निकालें? तो यह भी तो मान सकते हैं ये कई सारे छोटे छोटे आवेशों से मिलके बना है। तो इसका एक छोटा सा हम डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। तो उस डिफरेंशियल एलिमेंट जिसकी लेंथ हम कंसिडर करते हैं डीएल, मैं दूसरे मार्कर से बनाता बच्चों से। ये डीएल लंबाई का मैंने एक एलिमेंट ले लिया। तो डीएल क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट। मैं ये मान सकता हूं ये पूरा का पूरा तार जो है बच्चों आपका, ये तार ऐसे कई सारे छोटे छोटे डीएल से मिलके बना है। अगर मैं एक डीएल की वजह से फील्ड निकाल लूं तो ऐसे कई सारे डीएल की वजह से फील्ड निकाल के उन्हें वेक्टरली ऐड कर दूं, यानी कि वेक्टर रूप में ऐड कर दूं, तो मुझे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। मान लीजिए बच्चों, इस डीएल लेंथ की, जो डीएल बहुत बड़ी लंबाई नहीं है, डीएल बहुत छोटी लंबाई है। अगर आपको डीएल समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कक्षा 11 भौतिक गणित वाली सीरीज यानी कि प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बेटा, ये जो डीएल है आपका, छोटा सा डीएल लेंथ, इस डीएल को ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से डीएल है, इसकी लंबाई, और इस पर कुछ चार्ज होगा। इस पर छोटा सा चार्ज मान लीजिए डी क्यू एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये बहुत छोटी लंबाई है, बड़ा करके दिखा दिया है, तो इसको हम बिंदु आवेश की तरह हम मान सकते हैं। और इस पे कुल बिंदु आवेश क्या होगा या कुल आवेश कितना होगा इस डीएल लंबाई पे, कैसे देखें? तो बहुत आसान है। इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि यदि पर यूनिट लेंथ पर, यानी कि एकांक लंबाई पर लैम्डा आवेश है, यानी कि पर यूनिट लेंथ पर या लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले भी पढ़ चुके हैं, लैम्डा है, तो डीएल लेंथ पर कितना आवेश होगा? लैम्डा इंटू डीएल, जो कि किसके बराबर है? डी क्यू के बराबर है, जिसे हम बहुत छोटा आवेश या बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। अब मान लीजिए ये डीएल का जो स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो आर नॉट वेक्टर है, और मुझे आर पी यानी कि पी बिंदु पर देखना है, और पी बिंदु का स्थिति सदिश आर पी वेक्टर है। तो क्या होगा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र? तो देखिए, क्योंकि मैं इस छोटे से आवेश की वजह से देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी नहीं आएगी, बहुत छोटी सी आएगी। उस बहुत छोटी को हम डी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी डी ई, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा, क्या होगा? के ई डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या होगा? ये आर स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की लंबाई। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर वाला, उसी को यूज करेंगे। तो आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यू, और ऊपर आ जाता है आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, है ना आसान। और यहाँ पे आर वेक्टर की जगह हम लिखेंगे आर नॉट वेक्टर।
ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे, आर नॉट वेक्टर। ये इस छोटे से डीएल की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अगर मुझे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी कि समाकलन कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा के ई, बाहर निकाल लिया हमने, साथ में डी क्यू आर पी वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर डिवाइडेड बाई आर पी वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये आ गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, क्या इससे इस्तेमाल करना है, ये सब जानेंगे। अभी इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण है, यानी कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से क्या आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसे नोट करो। आइए बच्चों, अब पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम देखते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके कारण क्या देख रहे हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं बच्चों। क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए जानते हैं। तो मान लीजिए अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके से। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x, ये y एंड ये z, एक पृष्ठ रखा है कुछ इस तरीके से, ये पृष्ठ रखा है बच्चों। इस पृष्ठ की वजह से मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। इस पृष्ठ के ऊपर पूरा आवेश वितरित है। इस पृष्ठ को यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस S, और इस सरफेस S पर पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे निकालना है इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला काम, इस पृष्ठ का एक छोटा सा एलिमेंट यानी कि डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है। हमने ये छोटा सा ds डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, जिसका स्थिति सदिश जो है छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसे हम बिंदु आवेश की तरह भी मान सकते हैं। इतना छोटा है, इतना छोटा है ये, बहुत ही इनसिग्निफिकेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसे, नगण्य रूप से। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों आर नॉट है, आर नॉट वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु का जो आपका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो आरपी वेक्टर है। और इनको मिलाने वाली रेखा को अगर मैं प्रदर्शित करूं इसको भी एक वेक्टर से, तो ये हो जाएगा आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। अब इस ds पे छोटा सा आवेश dq है, ये छोटा सा आवेश dq कैसे निकालूं। तो अगर मुझे पता है पर एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, जिसे मैं कहूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसे मैं सिग्मा से बना दूं। तो अगर पर एकांक क्षेत्रफल पर यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो सिग्मा है, तो ds पर कितना चार्ज होगा, बहुत आसान है, ds पे चार्ज होगा सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दी, और ये एरिया कितना है ds, आसान चीज, ये एरिया है ds। तो मेरे को ये चार्ज मिल गया, यहाँ पे dq आएगा बच्चों ना कि ds। तो मुझे ये चार्ज मिल गया इस जो छोटे से सरफेस एरिया एलिमेंट पर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया एलिमेंट पर एग्जिस्ट करता है। अब इस छोटे से आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी छोटा आएगा। तो डी वेक्टर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा के ई डी क्यू बाई आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर नॉट लिया है, यस आर नॉट वेक्टर का क्यूब, इधर आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो डीई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, और के ई डी क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा डी एस आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर,
यानी कि पूरे सरफेस की वजह से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन किया तो बच्चे क्या मिलेगा यहाँ पर, डी का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन हो जाएगा ई के सिग्मा भी बाहर, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा आर पी वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर डिवाइडेड बाई आर पी वैक्टर माइनस आर नॉट वैक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और ds। और ये जो हम करेंगे इंटीग्रेशन इस पूरे सरफेस पे करेंगे, इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे ds जितने भी होंगे उनकी वजह से जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ रही होगी उसका वेक्टर सम कर रहे हैं हम, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और फिर इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो फटाक से नोट करो बेटा। अब बच्चों, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अब आयतन आवेश यानी कि कोई हमारे पास चार्ज ऐसे करके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे समझ लो आवेश का बादल है कोई, और उसकी वजह से किसी बिंदु पर मैं देखना चाहता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किस तरीके से देखेंगे, आइए देखते हैं। तो बेटा ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर से ये x, y एंड z। मान लीजिए ये कोई आपका आवेश का बादल, ऐसा लिख के नहीं आना, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे वॉल्यूम v में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अब ये 3D में है, सरफेस ना माने इसे, एक वॉल्यूम है जिसमें चार्ज बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बच्चों इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण, यानी कि इस आवेश वितरण के कारण, मैं किसी बिंदु P पर देखना चाहता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करूं मैं बच्चे, इसमें से एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेता हूं, एक छोटा सा, मैंने क्या ले लिया, आवेश, छोटा सा वॉल्यूम टुकड़ा ले लिया, एक छोटा सा, इतना छोटा कि इसका आकार नगण्य है, जिसे हम बिंदु आवेश की तरह भी मान सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, इसे बोलेंगे, इस वॉल्यूम को बोलेंगे dv, बहुत छोटा अवयव। ठीक है, तो इसे बोलेंगे डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब इस डिफरेंशियल वॉल्यूम का जो पोजीशन वेक्टर दिया है हमको, वो दिया है r0। साथ ही साथ बिंदु P का जो पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश है वो rp वेक्टर, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो है वो हो गया rp वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूंगा, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे पूरे वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से करें। तो सबसे पहले मान लिया इस छोटे से वॉल्यूम में आवेश है dq। अब कैसे रिलेट करूं इस वॉल्यूम और आवेश को, तो मैंने आप लोगों को पूरे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों ये बताया था कि एक होता है आयतन में आवेश घनत्व, वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं एकांक आयतन में कितना आवेश है, एकांक आयतन में आवेश कितना है ये हमें पता चलता है रो से। तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा, कुल मिला के वॉल्यूम की रो से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दो, तो ये डी क्यू चार्ज का मान मिल जाएगा। तो डी क्यू चार्ज का जो मान आया रो इंटू डी वी आ गया। अब इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बहुत छोटी होगी, तो डी वेक्टर हो जाएगा के ई, आवेश है डी क्यू बटे आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, और ये हो गया। अब डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो डी की वैल्यू हो गई आपकी के ई, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब एंड आर पी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। अब हमें कुल आवेश वितरण के कारण देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कर दो इंटीग्रेट।
तो यहाँ पर कर देंगे इंटीग्रेट, तो हो जाएगा हमारा ई वेक्टर विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी वेक्टर। ये कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये बराबर होगी बच्चों के ई, और रो बाहर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट दी है तो मानेंगे हम। इस केस में हम मान के चल रहे हैं आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर अपॉन आरपी वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, साथ ही साथ डीवी और इसका इंटीग्रेशन, और वो भी किस पे, इस वॉल्यूम पे। तो ध्यान से समझना, मैं इसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहा इंटीग्रेशन के, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे डीवी एलिमेंट्स चेंज हो रहे होंगे तो आर नॉट वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं लिया जाएगा। तो हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बच्चों आज सीखा कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब इसी चीज को हम एप्लीकेशन में लाएंगे और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ फटाक से शेयर करो यार, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखो। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।